हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी। तो हम सबसे पहले जाने चैप्टर के बारे में समझना चाहिए। चैप्टर क्या है? जो चैप्टर का नाम है पहले उसके बारे में समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो रासायनिक बलगतकी क्या है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। आइए लिख के समझते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग या दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अब ये प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? ताप, दाब, सांद्रण, या इसको सांद्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, यही कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और ये जो रासायनिक बलगतकी है, इस पे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कार्य किया था? तो इस पे सबसे पहले विल्हेल्मी नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक बलगतकी पर सबसे पहले क्या कार्य किया था। अब आगे है कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। ये जो तीव्र अभिक्रिया है इसको आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, और जो मंद अभिक्रिया है इसको आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अति मंद अभिक्रिया का बस एक ही नाम है। ठीक है, अंग्रेजी में नाम जाना चाहिए तो फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीव्र अभिक्रिया क्या होती है या आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले मैं एक बार बोल रहा हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। या इसकी और एक परिभाषा है, जो दूसरा नाम है उस पर, ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है उसे क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसे Na+Cl क्या बनेगा फिर? जैसे यहाँ पर है Na+HCl, क्या बन रहा है? NaCl। ठीक, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण। और मंद अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नाम से भी इसकी परिभाषा हो सकती है। अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2+I2 क्या बनेगा? 2Hi। कुछ समय लगता है इससे बनने में। अब अति मंद अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लोहे में जंग लगना, स्टरीकरण। और इसका जो मंद अभिक्रिया है इसका उदासीनीकरण का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और देखो तो अति मंद अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, कभी कभी तो इसमें महीनों वर्षों तक का भी समय लग जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है
जो कि आपसे पूछी जा सकती है, नोट कर कर लिखेंगे। तीव्र तथा अति मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जा सकता नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो तीव्र अभिक्रिया है ना, इसके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये इतनी तेज होती है कि इसका वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो तीव्र अभिक्रिया है ना, इसे पूर्ण होने में 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लगता है। और इतने समय में हम इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तीव्र अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बट मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ समय लगता है। अति मंद अभिक्रिया इतना स्लो होती है कि इसका भी वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो लोहे में जंग लग रहा है, तो उसको बैठकर हम कब तक वेट करेंगे, इसलिए इसका भी वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तीव्र तथा अति मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। केवल क्या, मंद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जा सकता है। अब आगे बात आती है, हेडिंग लगाएंगे संकीर्ण ऊर्जा। अब संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में आवश्यक किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को संकीर्ण ऊर्जा ऐसी किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, संकीर्ण ऊर्जा किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? देखो समझ, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, ठीक है, जितनी ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है ना, वही संकीर्ण ऊर्जा होती है। मान लो किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही संकीर्ण ऊर्जा होता है। ठीक है, उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक का काम होता है किसी अभिक्रिया को बढ़ा देना या घटा देना उसके वेग में। ठीक है, उसका वेग घटा देना या बढ़ा देना, ये उत्प्रेरक काम होता है। तो ये जो उत्प्रेरक है, संकीर्ण ऊर्जा के मान को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, या कर देता है। अब आ जाता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, संघट्टवाद सिद्धांत या टक्कर का सिद्धांत, जिसको दिया था आर्हेनियस ने। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने टक्कर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अभिकारक के अणु में टक्कर होती है। कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लो ये है, ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इनके अणुओं के मध्य टक्कर होगी, टक्कर। ठीक, यह आवश्यक नहीं है कि टकराने वाले सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, केवल वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो क्या सक्रिय होते हैं। ठीक है, केवल वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अब जितने अणु मान लो टकराएं तो सभी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, बस वही होंगे जो क्या होंगे, सक्रिय होंगे। ठीक है, अब यही है क्या, संघट्टवाद का सिद्धांत। आपसे कोई पूछेगा संघट्टवाद का सिद्धांत तो बस इतना बोल दीजिए
कि संघट्टवाद का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बात है कि कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब अभिकारक के अणुओं में क्या टक्कर हो, तभी ये अभिक्रिया संपन्न होगी। और नोट कर भी लिख लेंगे एक बात कि यह आवश्यक नहीं है कि टकराने वाले सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित हों। ठीक है, केवल वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जो क्या होंगे, सक्रिय होंगे। बस अब आगे हेडिंग लगाएंगे क्या, अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? एकांक समय में अभिकारक का जितना सांद्रण उत्पाद में परिवर्तित होता है उसे क्या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक का जितना सांद्रण उत्पाद में परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, माना अभिकारक का x मोल प्रति लीटर t सेकेंड में उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, माना अभिकारक का x मोल प्रति लीटर t सेकेंड में उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर x/t मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये कैसे हो गया मोल प्रति लीटर? देखो x का क्या मोल प्रति लीटर था और t सेकेंड में हो रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके बटा में रहेगा ये, या मान लो जैसे देखो मोल प्रति लीटर है बटा क्या आ जाएगा सेकेंड। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक, अब है ताक्षणिक वेग। अभिकारक का अति अल्प मात्रा dx मोल प्रति लीटर अति अल्प समय dt में उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अल्प मात्रा के लिए क्या हो जाएगा, अति अल्प मात्रा के लिए या समय के लिए। ठीक है, तो अभिकारक का वेग क्या हो जाएगा dx/dt मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, हमने शुरुआत में बताया था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? ताप, दाब, सांद्रता या सांद्रण। पहला ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पहला नंबर ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के अणुओं की टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर हम उसका ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, अभिकारक के जो अणु होंगे ना वो आपस में टकराने लगेंगे और उनके टकराने की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी। अब आते हैं दूसरा नंबर दाब। दाब से कैसे अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है, कमी। मान लो आयतन, ठीक, मान लो इसका आयतन है 2 लीटर का। अब इसमें हम किसी चीज से दाब लगा रहे हैं, ठीक, मान लो दाब लगा रहे हैं और इसको ऐसे नीचे आ रहा है ये दाब, मान लो दबाते दबाते यहाँ आ गया,
ये पूरा कार खाली। अब जो इतना में पूरा भरा था वो इतना में हो गया, तो आयतन में कमी हो गई। ठीक, तो आयतन में कमी हो गई, तो जो अणु रहे होंगे जब इतना तो दूरी थे, जब दाबें तो पास आ गए ना, तो इनके टकराने लगे, टकराने की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सांद्रता, सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ाने में क्या, अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार और फिर से पूरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में जाना। चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर उसके आगे हमने पढ़ा कि रासायनिक बलगतिकी का सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी को सबसे पहले कार्य किसने किया था, विल्हेल्मी ने किया था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। तीव्र अभिक्रिया एग्जाम्पल Na+ Cl और क्या बना लेगा, फिर NaCl बना लेगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ समय लगता है, आणविक अभिक्रिया होती है। अति मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, कभी कभी वर्षों का, महीनों का, दिनों का समय लग जाता है, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक। फिर हमने पढ़ा कि तीव्र अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया का वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, मैंने कारण बताया। और अब मंद अभिक्रिया का वेग का निर्धारण किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा क्या, संक्रियण ऊर्जा। किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो होती है वही संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इस पे जो उत्प्रेरक होता है संक्रियण ऊर्जा के वेग के मान को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। फिर हमने ये भी बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि टकराने वाले सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, केवल वही परिवर्तित होंगे जो क्या होंगे, सक्रिय होंगे। फिर हमने पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग एकांक समय में अभिकारक का जितना सांद्रण उत्पाद में परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। फिर हमने आगे देखा कि माना अभिक्रिया का x मोल प्रति लीटर t सेकेंड में उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, x/t होगा, जिसका मात्रक तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया की अति अल्प मात्रा dx मोल प्रति लीटर अति अल्प समय dt में उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, तो अभिक्रिया का वेग dx/dt मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। फिर हमने पढ़ा क्या, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ताप, दाब, सांद्रता। ठीक। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, अभिकारक की आणविकता पढ़ेंगे, अभिकारक की कोटि। ठीक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आणविकता तथा कोटि में अंतर। फिर महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर से बस उसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ नहीं। वो क्वेश्चन हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, ये सब जैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर है बिलियन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब जो बचा है हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे।
ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।